So, hey everyone, hope you are doing extremely well. So, once again, welcome back to the channel, and we are back again with another lecture on our AVL tree series. आज के लेक्चर में हम RR रोटेशन देखने वाले हैं। अभी तक हमने LL रोटेशन देख चुके हैं। आई होप तुमने वो वीडियो देख ली होगी और तुम्हें सारी चीजें समझ आ रही होगी। सो यार, आज की केस में सेकंड टाइप का रोटेशन देखने वाले हैं, जो कि है RR रोटेशन। RR रोटेशन का मतलब क्या है? RR से ही हमको पता चल रहा है क्या? राइट ऑफ राइट। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर रहने वाला है जैसा हमने एल एल रोटेशन देखा था। ठीक है, एग्जांपल की तो समझते हैं, तब तुमको चीजें सारी समझ आ जाएंगी। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक मैंने बाइनरी सर्च ट्री लिया है। ठीक है, पहले चेक कर लेते बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। देखो, इसके नोड है, इसके राइट में सारे इससे बड़े एलिमेंट है, तो मतलब एक बाइनरी सर्च ट्री है। सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी होती है हमको, कि ये एवीएल ट्री है कि नहीं। तो एवीएल ट्री चेक करने के लिए क्या करते थे हम? बैलेंस फैक्टर निकालते थे, है ना। ठीक है भैया। सो अगर मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालूं तो बैलेंस फैक्टर कितना आता है? देखो, इसका तो आएगा, कोई लेफ्ट और राइट में कोई नोड नहीं है, इसका मतलब इसका बैलेंस फैक्टर 0 - 0 0 आ रहा है। और इसका लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, लेकिन राइट में एक नोड है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है? -1 0 -1 -1। ठीक है, अब हमको पता है बैलेंस फैक्टर -1 0 या 1 ही होना चाहिए एवीएल कंडीशन होने के लिए, और ये सारी कंडीशन यहां पे वैलिड है। इसका मतलब ये एक वैलिड एवीएल ट्री है। ठीक है भैया। सो अब हमको क्या करना है, सपोज मैंने क्या करा यार, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक नोड इंसर्ट करी टू द राइट। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, टू द लेफ्ट ऑफ द नोड हम एक नोड इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार हम राइट में एक नोड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक नोड इंसर्ट कर दिया जो कि है 60। ठीक है, अब अगर मैंने एक नोड इंसर्ट कर दिया यहां पर, तो अब अगर मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालता हूं तो कितना आएगा चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो, इसके लेफ्ट और राइट में कोई नोड नहीं है, इसका मतलब इसका बैलेंस फैक्टर 0 आने वाला है। इसका लेफ्ट में कोई नहीं, लेकिन राइट में एक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आने वाला है? -1। अब इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, लेकिन इसके राइट में है, दो नोड है, तो 0 - 2 विच इज -2। ठीक है, ठीक है। तो यार, इसके बीच में तो एक नोड है, -2 आ रहा है इसका बैलेंस फैक्टर, जो कि हमारा जो कंडीशन था, क्या कंडीशन था? -1 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, उसमें तो ये नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, उसी केस के अंदर हम क्या परफॉर्म करते हैं? हम रोटेशंस परफॉर्म करते हैं। बट लास्ट टाइम हमने जो दिखा था, जो नोड था वो हमारा लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में इंसर्ट था, है ना, पेरेंट नोड के। लेकिन यहां पर राइट ऑफ राइट के नोड के इंसर्ट है ना हमारा नोड। तो इसका मतलब इस केस के अंदर हम एल एल रोटेशन तो परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। सो उस चीज के लिए यहां पर हमने क्या करा, आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। अब आर आर रोटेशन का मतलब क्या है? जो मेरा नोड इंसर्ट है वो मेरा राइट ऑफ राइट इंसर्ट है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस आर आर रोटेशन। ठीक है, ठीक है भैया। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर रोटेशन परफॉर्म करता हूं, और हमको रोटेशन की कंडीशन पता है क्या, कि हम रोटेशन कभी भी पेरेंट नोड पे परफॉर्म नहीं करते, हमेशा पेरेंट की जो नेक्स्ट नोड है, चाइल्ड नोड, हम रोटेशन उस पे परफॉर्म करते हैं एज अ पेरेंट नोड उसको लेकर के। ठीक है, तो अगर मैं इस पे रोटेशन परफॉर्म करूं, तो मेरा जो बाइनरी जो एवीएल ट्री है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 50 पेरेंट नोड बन जाएगा, ठीक है, 40 इसके लेफ्ट में आ जाएगा, और 60 इसके राइट में आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस चीज के अबाउट रोटेशन परफॉर्म करी है, अगर किसी को दिख नहीं रहा हो तो। ठीक है, तो यार अब इसका बैलेंस फैक्टर निकालते हैं एक बार। ठीक है, मैंने इसका बैलेंस फैक्टर निकाला, कितना है इसका? इसका 0 आएगा, इसका 0, इसका 1 - 1 0। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस फैक्टर है वो इसके रेंज में आ रहा है, जो कि एब्सोल्युटली सही है। और ये मेरा क्या है? एक परफेक्टली वैलिड एवीएल ट्री। ठीक है, बात समझ आ गई? काफी आसान था, है ना। जैसे एल एल रोटेशन में कर रहे थे, सेम चीज हमको यहाँ पे आर एल रोटेशन में करनी है। बस डिफरेंस ये था कि एल एल रोटेशन में लेफ्ट ऑफ लेफ्ट नोड जाके हम वो रोटेशन परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर राइट ऑफ राइट जाके रोटेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। अगर इसको क्या करते हैं, अब जनरलाइज करते हैं। ठीक है, सो यार, इसको अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं, ठीक है, सपोज में इसे जनरलाइज करते हैं, वही मतलब एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है। कि अब यहां पे लिखते हैं, अगर मेरे पास कोई एक नोड है ए, ठीक है, इसके लेफ्ट में मेरे पास अभी कोई नोड नहीं है, यही वाला एग्जांपल है। ठीक है, देखो, ये वाला एग्जांपल था, इसके लेफ्ट में भी कोई नहीं था, इसके राइट में एक नोड था। ठीक है, सो बस मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे मेरा एक नोड है ए, ठीक है, इसके लेफ्ट में एक नोड है बी। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे ए के लेफ्ट में कोई एक नोड इंसर्ट हो सकता है ना। उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए एल से।
ऐसी बी के भी लेफ्ट और राइट में एक नोड इंसर्ट हो सकता है डेफिनेटली भैया, है ना। तो इसके लेफ्ट में कोई एक नोड इंसर्ट हो सकता है जो कि बी एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसके राइट में एक नोड इंसर्ट हो सकता है जिसको बी आर से। ठीक है, अभी इसकी हाइट कितनी है, अभी इसकी हाइट है एच और इसकी हाइट भी कितनी है एच। ठीक है भाई, इतनी बात भी हमको समझ आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो था मेरा कौन सा कंडीशन, ये मेरा कंडीशन है क्या, ये मेरा कंडीशन है बिफोर इंसर्ट। ठीक है, अब सपोज मैंने क्या करा था, मैंने इसके राइट ऑफ राइट में एक नोड इंसर्ट किया, है ना। तो वही करते हैं, अगर मैं इसके राइट ऑफ राइट में एक नोड इंसर्ट करता हूं तो मेरा जो ट्री है कुछ इस तरीके से दिख रहा था, है ना, ए बी सी, है ना। अब ए के लेफ्ट में एक नोड इंसर्ट हो सकता है डेफिनेटली भैया, कौन सा, ए एल। बी के लेफ्ट में भी एक नोड इंसर्ट हो सकता है अभी, है ना, वो क्या हो सकता है, बी एल। अब सी के नोड में भी लेफ्ट और राइट में एक नोड इंसर्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, सी एल और सी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था यार इसकी हाइट अभी कितनी थी, इसकी हाइट थी अभी मेरे पास एच, इसकी भी हाइट थी एच, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे मैंने एक नोड यहाँ पे इंसर्ट किया, इसकी हाइट मेरी एच प्लस वन से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी देखें तो यार देखो, इसके अंदर अभी हाइट मेरी कितनी थी, इसकी 1 थी, है ना। लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पे एक नोड इंसर्ट किया, यहाँ पे इसकी हाइट 1 से इंक्रीमेंट होके इस नोड की 2 हो गई थी, है ना। तो इसका मतलब जैसे ही हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं, हमारी जो हाइट है वो भी इंक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है भैया, तो देखो यार, अगर इस केस के अंदर मैं बैलेंस फैक्टर निकालूं तो इस केस के अंदर बैलेंस फैक्टर मेरा कितना था, ये -1 था, ये 0 था, है ना। तो जो कि एक परफेक्टली बैलेंस एक एवीएल ट्री है मेरा, है ना। लेकिन अगर मैंने यहां पर एक नोड इंसर्ट किया, वैसे ही मेरा बैलेंस फैक्टर बिगड़ जाता है। इसका मतलब यहां पे मेरा -2 आ रहा था, यहां पे -1 और ये 0 आ रहा है। अगर ये आ रहा था तो मैं क्या करता था, यहां पर एक रोटेशन परफॉर्म करता था, और रोटेशन मैं इस नोड के अबाउट परफॉर्म करता था, जैसा कि हमको पता है ना। सो देखो ये कंडीशन क्या हो गई, ये मेरी कंडीशन हो गई क्या, आफ्टर इंसर्ट की कंडीशन। ठीक है, ठीक है भैया। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके अबाउट रोटेशन परफॉर्म किया था, है ना। तो इसके अबाउट जैसे ही मैंने रोटेशन परफॉर्म किया तो मेरा जो नोट था कुछ इस तरीके से दिख रहा था, बी, है ना। इसके राइट में ए था, इसके लेफ्ट में सी था। ठीक है, अब ए के यहाँ पे मैं और नोट बाद में इन फ्यूचर अगर इंक्रीमेंट हुए तो मैं यहां से किसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ए एल, और इसके राइट में देखो क्या था, ए एल के बी एल था, है ना। इसके अबाउट रोटेशन परफॉर्म करी तो यहाँ पे बी एल आ जाएगा, और यहाँ पे सी था, सी का क्या आ सकता है, सी एल, एंड ये सी आर। इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, एंड ये था आफ्टर रोटेशन का कंडीशन। आई होप तुमको चीजें सारी समझ आ रही है। ठीक है, ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सारे कंसेप्ट तुमको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, सो अब सपोज मेरे पास कोई एक बाइनरी सर्च ट्री है 20, ठीक है, इसके लेफ्ट में एक नोड है 10, इसके राइट में भी एक नोड है 25, है ना, और इसके राइट में एक और नोड है 30। ठीक है, ठीक है भैया। आप सबसे पहले क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि एक वैलिड एवीएल ट्री है कि नहीं। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। इसका बैलेंस फैक्टर आया 0, इसका बैलेंस फैक्टर आया 0, इसका लेफ्ट में कोई नहीं, राइट में है 0 -1 इसका लेफ्ट में एक नोड है 1 और राइट में दो नोड है 1 -2 -1। तो इसका मतलब अभी हमारा जो है बैलेंस फैक्टर -1, 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है। इसका मतलब एक परफेक्टली एवीएल ट्री है ना, मतलब परफेक्टली बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है भैया, तो अब मैंने क्या करा यार, ये तो मेरी कंडीशन है बिफोर इंसर्ट। ठीक है, लेकिन अब सपोज मैं इसे क्या करता हूं, एज यूजुअल राइट ऑफ राइट पे एक नोड इंसर्ट करता हूं। ठीक है, तो मैंने जैसे ही राइट ऑफ राइट में एक नोड इंसर्ट किया तो मेरा जो एवीएल ट्री है कुछ इस तरीके दिखने लग जाएगा। क्या, 20, इसके लेफ्ट में 10 था, इसके राइट में 25 था, और इसके राइट में एक और नोड था जो कि क्या है 30, है ना। और मैंने एक और नोड यहाँ पे इंसर्ट किया जो कि मैंने क्या किया 40। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पे एक नोड इंसर्ट किया, मेरा जो एवीएल ट्री है वो अनबैलेंस हो जाएगा। कैसे, अगर मैं बैलेंस फैक्टर निकालू इसका, तो बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है, ये 0, ये 0। ठीक है, 0 -1 -1, 0 माइनस, सॉरी 0 -2, ये -2 आ जाएगा, एंड सिमिलरली 1 -3 -2। अब देखो ये -2 जो है ये मेरा एवीएल ट्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब हमको रोटेशन यहां पे परफॉर्म करनी होगी। अब मैंने क्या बताया था, मैंने जो बताया था
मैंने बताया था रोटेशन कभी भी हम पेरेंट नोड पे परफॉर्म नहीं कर सकते, हमेशा हम पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड पे परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब जो मेरा रोटेशन होगा वो मेरा यहां पे परफॉर्म होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इन तीन नोड्स पे हमेशा रोटेशन तीन नोड्स परफॉर्म होती है, ये भी मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। सो ठीक है भैया, सो ये था मेरा आफ्टर इंसर्ट का कंडीशन, ठीक है भैया। सो अब ये अगला कंडीशन देखते हैं। अब जैसे मैंने बोला, मैंने इस तीन नोड के अबाउट रोटेशन परफॉर्म करूंगा, और जो रोटेशन पेरेंट नोड बन जाएगा मेरा वो 30 बन जाएगा इस केस में, ठीक है। सो अब देखो मैंने रोटेशन परफॉर्म किया, ये पेरेंट 20 बन गया, ये 10 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट मेरा 30 बन गया, ठीक है। इसके लेफ्ट में 25 बन गया और इसके राइट में 40 बन गया। अब अगर मैं क्या करता हूँ यार, इसका मैं बैलेंस फैक्टर 1 सेकेंड निकालता हूँ। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, एंड देन वन 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 माइनस वन, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो माइनस, यहाँ पे अभी था एक नोड, ठीक है, यहाँ पे दो नोड है, हाइट इसकी तो 1 - 2 - 1। तो अब मेरा जैसे कर देख सकते हैं जो हमारे बैलेंस फैक्टर है वो -1, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, जो कि एकदम परफेक्टली सही है। इसका मतलब अब ये मेरा क्या हो चुका है, एक वैलिड एवीएल ट्री। और ये मेरी कंडीशन क्या थी, आफ्टर रोटेशन की कंडीशन। आई होप तुमको सारी चीज समझ आई है, ठीक है। बस डिफरेंस ये था कि लास्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम जो रोटेशन परफॉर्म कर रहे थे वो हम लेफ्ट ऑफ लेफ्ट के परफॉर्म कर रहे थे, बिकॉज हमने जो नोड इंसर्ट किया था वो लेफ्ट में इंसर्ट किया था, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं यार, अब हम जो रोटेशन है, हमारा जो इंसर्शन था वो राइट ऑफ राइट में था, इस वजह से हम रोटेशन आर आर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतनी बातें समझ आ गई है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अब हम अपना कोड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो यार कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने एल एल रोटेशन देखा था, हमने उसी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करी है ताकि हमारा आर आर रोटेशन आ जाए, ठीक है। सो देखते हैं, तो देखो यहां से, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मेरा क्या है, आर आर रोटेशन मेरे को परफॉर्म करना है, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई एक ट्री है जो कि है यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक है। इसके राइट में एक नोड है जो कि है 10, ठीक है। अब इसके राइट में एक और नोड है मैंने इंसर्ट किया जो कि है 50, ठीक है भैया। अब सपोज देखो, इस नोड को इंसर्ट करने के लिए मेरे को एक पॉइंटर चाहिए होगा, हमको पता है भैया, है ना। सो उसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। अब इसके राइट में एक नोड हमको एक और इंसर्ट करना है ना। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर एक नोड और एक पॉइंटर और चाहिए होगा जो कि पी आर होगा, और इसके लेफ्ट में भी कोई एक पॉइंटर आ सकता है ना। उसको पी आर एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सो इन टोटल मेरे को क्या करना होगा, मेरे को तीन पॉइंटर्स की जरूरत होगी यहाँ पर, एक पेरेंट नोड के लिए, एक राइट नोड के लिए, एक लेफ्ट नोड के लिए, है ना, ठीक है भैया। और जैसे ही मैं यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करता हूँ, मेरा जो नोड है कुछ इसी के दिखेगा कि 10 जो है मेरा क्या हो जाएगा, पेरेंट नोड, 5 इसके लेफ्ट में आ जाएगा और 15 इसके राइट में आ जाएगा, ठीक है। सो उसी के लिए मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने एक पेरेंट नोड के लिए पी आर लिया और पी एल लिया, ठीक है। सॉरी, ये मैंने राइट नोड के लिए पी आर लिया और लेफ्ट नोड के लिए पी आर एल लिया, ठीक है। और यहाँ पर ही अगर राइट में कोई इंसर्ट है मैंने राइट में कर दिया, एंड देन उसके लिए लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देन मैं क्या बोलता हूँ, देन मैंने यहाँ पे पेरेंट नोड में वो चीज़ इंसर्ट करी और हाइट मैंने देखा, ठीक है। दोनों की हाइट देखी, अगर रूट के बराबर है, ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। मतलब आसान से कोड था, जैसा हमने एल एल रोटेशन के अंदर भी हमने क्या करा था, अपन ने 3 नोड लिए थे, 3 पॉइंटर लिए थे। सिमिलरली हमको आर आर रोटेशन केस भी हमने लेना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो सपोज मैं बोला कि क्या, देखो यहाँ पे था मेरा, कहाँ था, देखो ये मेरा था आर आर रोटेशन, है ना। अब अगर हम ऊपर आते हैं, ठीक है, अगर हम ऊपर आते हैं, ये एल एल रोटेशन, ठीक है। अब जैसे ही मैं देखो यहाँ पे एल एल रोटेशन के पास आया, ठीक है। सो देखो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। मैंने जैसे येलो रोटेशन पे आया था, मैं लास्ट लेक्चर में बता रहा हूँ, देखो जैसे मैं येलो रोटेशन पर आया था, यहाँ पर भी अपन ने क्या लिए थे, 3 पॉइंटर लिए थे, है ना। एक पेरेंट नोड के लिए, एक राइट एक लेफ्ट चाइल्ड के लिए, राइट चाइल्ड के लिए, और एक पेरेंट नोड के लिए, है ना। सिमिलरली सेम स्टेप हमने उसके अंदर भी परफॉर्म करे थे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर आपने एल रोटेशन के लिए भी सेम चीज़ करी, आर रोटेशन के लिए भी सेम चीज़ करी, तो पता कैसे चलेगा कि यार हम एल रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं या आर रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो भी देखते हैं एक बार, ठीक है। सो देखो यार, अब जैसे कि आई बारी की भैया हम आर आर रोटेशन एल रोटेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं बात, है ना। सो देखो
यहाँ पर वो चीज़ आती है क्या कि यहाँ पर सब देखो, यहाँ पे मैंने बोला था हम एल रोटेशन कब परफॉर्म कर रहे हैं। देखो एल रोटेशन हम तब परफॉर्म कर रहे थे जब मेरा जो था बैलेंस फैक्टर था वो मेरा 2 आ रहा था पेरेंट नोड का, है ना, और जो बैलेंस फैक्टर लेफ्ट चाइल्ड का था वो 1 आ रहा था। ठीक है, उस केस के अंदर मैं क्या कर रहा था, मैं एल रोटेशन परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अगर ये बैलेंस फैक्टर जो है ये पेरेंट नोड का 2 ना होके -2 आ रहा है और बैलेंस फैक्टर राइट चाइल्ड का -1 ना होके -1 आ रहा है, देन उस केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना आर रोटेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही है। ठीक है, सो ये था मेरा कोड का पार्ट, और बाकी अब एट दी एंड क्या करेंगे अपन, अपन इसको मेन फंक्शन में आर रोटेशन को भी लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं मेन फंक्शन में लिखूंगा मेरा मेन फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, देखो क्या कि यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर जो है ये मेरा क्या है, ये मैंने सारा क्या लिखा था, एल एल रोटेशन का जितना भी लिखा था मेरा पार्ट, है ना, ये लास्ट सेक्शन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब आर और एल एल रोटेशन में हमने 3 एग्जांपल लिए थे, 30, 25, 20, है ना। अब आर रोटेशन मेरे को परफॉर्म करनी है, और आर रोटेशन सपोज मेरे को इन 3 नोड के अबाउट परफॉर्म करिए 5, 10 एंड 20, जो मैंने तुमको भी एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो उसी के अराउंड में परफॉर्म करूंगा और मेरा आर रोटेशन आ जाएगा। सो आई होप तुमको सारी चीजें समझ आई हैं। ठीक है, अगर समझ आई है तो यार देखो कोड वाला पार्ट हो सकता तुम समझ थोड़ा सा नहीं आया हो, वो तुम्हारे, क्योंकि मैंने इसको लास्ट लेक्चर के रिस्पेक्ट में बताया, तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बताया था एल रोटेशन कोड के लिए। सो पहले मैं चाहूंगा कि यार पहले तुम वो देखना, तब तुमको एक पार्ट पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो ठीक है यार, आई होप तुमको सारी चीजें समझ आई है, और अगर समझ आई है तो यार लाइक कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो ठीक है, तब तक के लिए इतना रखते हैं। सो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो।